हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत करते हैं हम अपने चैनल केमिस्ट्री की दुनिया में। तो आई होप कि आप सभी ने पिछले वीडियो को देखा होगा। तो और आज हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों ने, जो उनके शिष्य थे रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों ने एक प्रयोग किया, और वह प्रयोग सोने की पतली पन्नी पर किया था। तो जो सोने की पन्नी थी बहुत ही पतली थी। तो उस पर अल्फा कणों की बम्बार्डमेंट कराई गई। तो रदरफोर्ड के जो ये प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन जो थे, पन्नी से टकराने के बाद कुछ तो निकल गया और एक कण है जो विक्षेपित होकर लौट आया। तो यही प्रयोग था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कैसा था। तो चलिए हम देखते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के परिणाम क्या क्या थे और क्या था इनका परमाणु मॉडल। तो सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई कितनी थी, 100 नैनोमीटर थी। जो सोने की पतली पन्नी थी, उसके पतली पन्नी थी, उनकी परमाणु मॉडल में जो पतली पन्नी ली गई थी, उनकी मोटाई 100 नैनोमीटर थी। तो 100 नैनोमीटर की ओर लक्ष्य करके रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च एनर्जी वाले अल्फा कणों को भेजा गया और इस पतली पन्नी को घेरते वृत्ताकार प्रदीप्त जिंक सल्फाइड से बना एक स्क्रीन रखा गया। तो चलिए पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का जो स्ट्रक्चर कैसा था। यहाँ से अल्फा कण प्रकीर्णित किया गया था और ऐसे करके यहाँ से अल्फा कण भेजा जा रहा था। ये अल्फा कण रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर सब बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप से भी देख सकते हैं आप लोग। स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के होते हैं। हम इजी तरीके से ही स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं जिसको आप लोग आसानी से बना सकें। ठीक है। ये अल्फा कण है। ठीक है। तो यहाँ से उच्च एनर्जी वाले जो अल्फा कण थे उनको भेजा गया। उच्च एनर्जी वाले अल्फा कणों को यहाँ से बम्बार्डमेंट कराई गई। ये सोने की पतली पन्नी थी, सोने की पन्नी जिसकी मोटाई कितनी थी, 100 नैनोमीटर। ठीक है। और इसके किनारे एक प्रतिदीप्तशील फोटोग्राफी प्लेट थी जिस पर प्लस प्लस चार्ज लगा हुआ था। ठीक है। ठीक है। तो इस पर अल्फा कणों की बौछार कराई गई। तो ये जो प्लेट थी जिंक सल्फाइड की बनी हुई प्लेट थी। और जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता तो वह प्रकाश की स्फुरदीप्त से फ्लैश से उत्पन्न होती और प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम काफी अनपेक्षित थे। मतलब ऐसा परिणाम इसका निकला जो जो थे रदरफोर्ड थे वो अपेक्षा कर नहीं सकते थे। फिर भी उनका अनपेक्षित परिणाम निकला कि उसमें सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु के द्रव्यमान पर एक समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए था। और अल्फा कण में ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे द्रव्यमान के ऐसे समान वितरण को सीधे पार कर जाएंगे। उन्हें अपेक्षा थी कि पट्टी से टकराने के बाद कणों की गति धीमी हो जाएगी और उनकी दिशा बहुत कम
कोण से बदल जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि ये जो हमारी दीवार थी जिंक सल्फाइड की, इसे टकरा करके, सोने की पतली पन्नी से टकरा करके जो ये अल्फा कण थे, उनकी जो इन अल्फा कणों की जो गति थी वो धीमी हो जाएगी। तो उनका जो परिणाम निकला, क्या था परिणाम? परिणाम इनके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का जो परिणाम निकला वो क्या था कि परमाणु के केंद्र में, परिणाम था कि परमाणु के केंद्र में तो एक नाभिक होता है, केंद्र की त्रिज्या 10⁻⁻⁻5 नैनोमीटर है। ठीक है, इनके प्रयोग का परिणाम क्या निकला कि अधिकांश अल्फा कण अधिकांश 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट देखते हैं कि क्या है इसका। ये हमारा परिणाम नहीं है, ये रदरफोर्ड ने जो देखा वह था कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना ही बाहर निकल गए, सीधे निकल गए। ठीक है, और दूसरा कहा था कि बहुत कम, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था कि बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए। ठीक है, बहुत कम कण थे, जो बहुत कम कण थे छोटे कोण से विक्षेपित हुए, और बहुत थोड़े कण, बहुत ही थोड़े, जिनकी संख्या हम बताते हैं, बहुत ही थोड़े कण से 20,000 में से एक कण पीछे की ओर, 20,000 में से एक कण पीछे की ओर लौटे, अर्थात लगभग 180 डिग्री के कोण से उनका विक्षेपण हुआ। ठीक है, मतलब 20,000 कणों में से एक कण पीछे से लौटे, मतलब 20,000 कण। आप सोच सकते हैं कि जब 20,000 कणों की बम्बार्डमेंट कराई गई तो उनमें से जो एक कण था वो वापस लौट आया, तो अर्थात इससे ये लगभग अनुमान लगाया गया कि लगभग 180 डिग्री के कोण से उनका विक्षेपण हुआ है। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि परमाणु के अंदर अधिकांश, तीसरा क्या था? तीसरा तो हमने देख लिया। ठीक है, अब इनका निष्कर्ष क्या निकला, परिणाम क्या निकला? परिणाम क्या था? परिणाम क्या था? पहला क्या था कि इनके परिणाम क्या थे कि पहला, परमाणु के केंद्र में एक
नाभिक होता है। इनका परिणाम क्या निकला कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, केंद्र की त्रिज्या। केंद्र की त्रिज्या परमाणु केंद्र की त्रिज्या, केंद्र की त्रिज्या कितनी थी, 10⁻⁻15 मीटर है इनके केंद्र की त्रिज्या। तीसरा क्या था कि जो न्यूक्लियस कितनी थी, मतलब अनुमान लगाया गया कि न्यूक्लियस कितना, क्रिकेट बॉल की जैसे। ठीक है। और चौथा और क्या, एटम कितना, 5 किलोमीटर, क्रिकेट मैदान के बराबर। ठीक है। मतलब इनका क्या अनुमान क्या था कि न्यूक्लियस कितना है, जितनी मतलब एक क्रिकेट, जैसे क्रिकेट लोग, मतलब इनका अनुमान क्या लगाया गया कि एक क्रिकेट मैदान होता है जैसे, जिसमें उसमें एक इतनी सी बॉल खेली जाती है, जितनी बॉल खेली जाती है इतना इसका न्यूक्लियस की त्रिज्या थी। और एटम्स का भाग कितना था, क्रिकेट मैदान बराबर भाग था। अनुमान लगा करके 5 किलोमीटर जितना इसका मैदान था। ठीक है। कि नाभिक यदि नाभिक क्रिकेट गेंद के जितने माना जाए और परमाणु की जो त्रिज्या थी लगभग 5 किलोमीटर होगी। ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने अनुमान लगाया। और चौथा इसका टॉपिक क्या आया कि केंद्र में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये भी उन्होंने खोजा कि केंद्र में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है। पांचवा इन्होंने क्या खोजा कि परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 99.9 भाग में नाभिक होता है। परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 99 परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 99.9 भाग में नाभिक होता है। ठीक है। और नाभिक के चारों तरफ खाली जगह, नाभिक के चारों तरफ खाली जगह में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है। सॉरी, एक गलती हो गई है कि यहाँ पे जो हम 99.9 भाग किए हैं, ये 19.9 भाग है। ठीक है। 19.9 भाग में न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो ये इनके परिणाम हुए थे। और इनकी कमी क्या थी ये भी देखते हैं कि इनकी कमी क्या थी। इनकी कमी देखने की पहले इनका एक पॉइंट ये देखते हैं कि परमाणु का
परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान का एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प क्षेत्र को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता कि नाभिक की खोज किसने की, नाभिक रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं। अब हम इनके प्रयोग की कमी देखते हैं कि कमी क्या थी। कमी थी कि ये इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व का पता नहीं बता पाए। मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं इन्होंने इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं बताया, नहीं बता पाए, बताया। ठीक है। जो सेंटेंस आता है वही ठीक है पुट कर दिए। अब आप सभी को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का जो हमने स्ट्रक्चर और जो थ्योरी, उनके परिणाम और उनकी कमी बताई, ये समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं आगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब के वैज्ञानिकों के नाम किसने खोज की, इसको हम कैसे याद करें। तो एक शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं आपको कि जिससे आज के बाद आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कर्ता के नाम की ट्रिक। ठीक है। नोट देखते हैं, नोट में लिखेंगे। सबसे शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है। ईंट पर नाच। ठीक है। तो ई से इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज किसने की थी, थॉमसन ने। ठीक है। पा से प्रोटॉन, इनकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है, अब तो याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक हुई है, ईंट पर नाच। रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज, इधर पर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो खोज करता है, खोजकर्ता जो है वो गोल्डस्टीन आते हैं, गोल्डस्टीन। और जो नामकरण वो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, ये कंफ्यूजन हमने आपकी सबसे बड़ी है जो वो दूर कर दी कि प्रोटॉन की खोज किसने की और उसका नामकरण किसने किया। तो खोज गोल्डस्टीन ने की थी और नामकरण जो था रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, अब इनके जो मास हैं और इनका जो सब कुछ पूरी डिटेल है, इनको हम जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों चीजों को जब पढ़ेंगे तो तब हम इनको पूरा A to Z पढ़ेंगे कि इनका मास क्या होता है, इनमें कौन सा चार्ज लगा होता है और इनमें कौन सी किरणें भी पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है और मतलब इनके क्या क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन को और क्या कहा जा सकता है, प्रोटॉन को क्या और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, इस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम यहीं तक देखते हैं कि ये हमारा हो गया आज का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा और ये ट्रिक याद जरूर कर लीजिएगा कि ये शॉर्ट ट्रिक है और इसको याद करने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है, तो यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल केमिस्ट्री की दुनिया में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। एक इम्पॉर्टेंट बात थी, सॉरी यदि हमसे गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा कि ये जो हमने पहली जो वैल्यू लिखी हुई थी कि 99.9 ये जो वैल्यू थी 99.9 भाग में परमाणु का द्रव्यमान लगभग 99.9 होता है जिसमें नाभिक है। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।